किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या समझते हैं? तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के? नहीं आ रहा है? क्वांटीकरण आपसे पूछ रहा है कि आवेशों का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप सब ने पढ़ रखा है कि प्रकृति में आवेश की मात्रा जो आपको देखने को मिलेगी वो एक न्यूनतम आवेश, जिसको आप मूल आवेश कहते हो, इसके पूर्ण गुणनफल के रूप में मिलेगी। और दो प्रकार का आवेश होता है, प्लस और माइनस, इसलिए आप प्लस और माइनस लगा देंगे, इसका यही मतलब। यानी प्रकृति में किसी वस्तु, कण अथवा आयन पर जो आवेश का मान होगा वो मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होगा। यानी n क्या है? एक पूर्णांक है। यह है क्या? तो बोलोगे पूर्णांक है। और E क्या है? न्यूनतम आवेश। क्या है? जिसको आप मूल आवेश भी बोलते हैं, मूल आवेश का पूर्ण गुणज। यही इस कथन से मतलब है। बात समझ में आ रही है? अब किसी भी वस्तु पर आप आवेश देखोगे, आवेश का मान तो इसी के पूर्णांक के गुणनफल के रूप में होगा। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती तो हम सब जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इसी के गुणनफल के रूप में होगी। 1 गुणे इतना, 2 गुणे इतना, 3 गुणे इतना। बात समझ में आ रही है? इस तरीके। तो पहले सेंटेंस का मतलब ये था। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? दूसरा सेंटेंस आपसे कह रहा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण या क्वांटीकरण बातें की है, ठीक है ना, कि उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उपेक्षा का मतलब उसको हम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम बड़े आवेश की बात कर रहे हैं तो इसके आवेश को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आवेश के क्वांटम का मतलब यही है, आवेश का सबसे छोटा मान, ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप तुलना किससे कर रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 लाख रुपए की तुलना में 1 रुपया क्या है, आप उसकी उपेक्षा कर सकते हो कि नहीं? तो आप बोलोगे आराम से हम छोड़ सकते हैं। अगर बात 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख रुपए की तुलना में 1 रुपया क्या है? कुछ भी नहीं ना, नहीं है, ये चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया 2 रुपये की तुलना में आप 1 रुपये छोड़ सकते हो, बोलोगे नहीं, उसकी तुलना में तो आधा हो गया ना, वो बहुत बड़ी राशि हो गई। तो वही चीज़ आपसे कह रहा है। वैसे अगर हम छोटे आवेशों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हम इसको नहीं छोड़ सकते, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि ये बहुत छोटा आवेश है, 10⁻−19 अगर नीचे लाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, 10⁻+19, यही तो होगा, इतना कूलम। और 1.6 को आप भाग करने वाले हो, 1 के पीछे 19 जीरो रहेगा ऐसे उससे। अब आप खुद सोचो ये कितना छोटा आवेश है। जब भाग करोगे तो आपको मिलेगा 0.0000 ऐसे 18-19 बार जीरो मिलेगा, उसके बाद 16 मिलेगा, तो ये लगभग जीरो के बराबर ही तो हुआ। अगर बात हो रही है स्थूल, स्थूल का मतलब भी बड़ा ही होता है ना, स्थूल अथवा बड़े पैमाने की, यानी जिसमें मान लो 10 कूलम आवेश हो, 100 कूलम आवेश हो, इस टाइप बात हो रही, तो उसकी तुलना में हम क्वांटीकरण को छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, इस आवेश को छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, बड़े आराम से छोड़ सकते हैं। और ये कह के छोड़ देंगे, हम बोलेंगे चूंकि जो मूल आवेश की वैल्यू होती है, यानी आवेश की जो क्वांटम वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, बड़े आवेशों की तुलना में बेहद कम है, वैसे भी बहुत ही कम है, 0.00 करके आएगा। और अगर बड़े आवेशों की तुलना करोगे तो ये नेग्लेक्टेड होगा, ना के बराबर होगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? और नगण्य मानने का मतलब ना के बराबर, इसको छोड़ सकते हो, उसी को उपेक्षा लिखा गया है। बात समझ में आ रही है कि हम किस प्रकार से उपेक्षा कर सकते हैं। तो आपको एक ही सेंटेंस बोलना होगा, चूंकि मूल आवेश का मान बड़े आवेशों की तुलना में नेग्लेक्टेड है, यानी ना के बराबर है, इसलिए जब हम बड़े आवेशों की बात कर रहे होंगे तो हम इसको छोड़ सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, बस वो आपसे पूछ रहा है कि आप कितना जानते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर, ये थियरी वाला क्वेश्चन था। और बाकी सेंटेंस का मतलब आप सब कुछ लिख चुके हो पहले से ही थियरी में। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ये बात सबको पता है, अगर हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो दोनों पे आवेश आ जाता है।
और हम लोगों ने करके देखा है कि कांच के टुकड़े पर प्लस आवेश आता है और रेशम के टुकड़े पर माइनस आवेश। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे कह रहा है इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जा सकता है। किया भी है आपने, एबोनाइट की छड़ ली है और फर से, फर का मतलब बिल्ली की खाल से रगड़ा है। बात समझ में आ रही है? उसमें भी यही देखने को मिला कि दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये चीज स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को गणितीय विधि से लिखना होगा, तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। देखिए कैसे हम करेंगे। क्या, एक कांच की छड़ ले लेंगे और एक रेशम का कपड़ा ले लेंगे। ले लीजिए, सपोज करिए आपके पास एक कांच का छड़ है, ये चलो भाई, क्या है, ये कांच का छड़ है। एक हम लोग ले लेंगे रेशम का कपड़ा, कलर चेंज कर दें, ये मान लीजिए ये क्या है, रेशम। ठीक है, ये क्या है, तो बोल देंगे कांच। ये रेशम क्या है, ओके। अभी के लिए इसमें कोई घर्षण नहीं हुआ है, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे ये घर्षण से पूर्व की घटना है। कब की है, इसको फिगर फर्स्ट बना लीजिए। अगर घर्षण नहीं करवाया हो तो कुल आवेश इस पर कितना होगा, बोलेंगे जीरो। कितना होगा बेटा, कांच पर आवेश जीरो होगा। क्यों होगा, क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है, कोई भी परमाणु है, कोई पदार्थ तो परमाणुओं से मिलकर बना है, और कोई भी परमाणु है अगर वो साम्यावस्था में है तो विद्युत उदासीन होता है। साम्यावस्था का मतलब संतुलन की स्थिति, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन, और ये संतुलन में होता है। इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, मात्रा में दोनों में बराबर होता है, बस उसकी प्रकृति बदली होती है, प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। तो जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, कुल आवेश निकालोगे तो जीरो मिलेगा। तो इसलिए अभी इस पर भी जीरो है और रेशम के कपड़े पर भी जीरो आवेश। बात समझ में आ रही? अगर हम कुल आवेश की बात करें तो यहाँ जीरो होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं घर्षण के बाद। ये कब की बात है, घर्षण के बाद। जब आप घर्षण कराओगे तो आप जानते हो किसी एक पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ट्रांसफर होंगे ना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ में से रेशम के टुकड़े में जाता है, इसमें से इसमें कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। कौन जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जाता है। बात समझ में आ रही है? कांच के छड़ में से रेशम के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इनके जाने से यहाँ होगा क्या, रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और कांच के छड़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाएगी। तो पहले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो ज्यादा कौन हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस, इसलिए आप कांच के छड़ पे पाओगे कि धन चार्ज आ गया। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले बराबर थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ज्यादा कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति ऐसी होती है। तो ये बात तो पता चल गई कि इस पर आवेश क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। बात समझ में आ रही? अब कितना आवेश इस पर है और कितना आवेश इस पर है इसकी बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ हम मान लेंगे, पहले माने थे Q1 है तो अब मान लेंगे Q1 डैश है, कितना है, और इस पर आवेश मान लेंगे Q2 डैश। देख लेते हैं कि कितना होगा। इस पर इसमें से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए पहले तो ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हमको मानना होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ से n इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए,
अगर n इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गए तो n प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, यानी इस पर n प्रोटॉनों के बराबर आवेश है। बात समझ में आ रही है? n प्रोटॉनों के बराबर आवेश है। तो ये तो हो गया आवेश और ये हो गया n, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्लस। इसी से तो निकालते हैं आवेश ना, ठीक है। E क्या है? मूल आवेश, और n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितनी वहां गई है उतना यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, वो ले लेंगे, प्लस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? n इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा? n, और मूल आवेश कितना है? E। इतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, ठीक है ना, और इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। क्लियर है बात ना? ओके। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? तो अब कुल मिला के इतना आवेश, धन आवेश इस कांच के छड़ पे आ जाएंगे, और इतना ही आवेश, ऋण आवेश इस रेशम के टुकड़े पे आ जाएंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट वाली लाइन, आवेश संरक्षण का नियम किस प्रकार से सामंजस्य रखता है। घर्षण से पूर्व, घर्षण से पूर्व कुल आवेश देखते हैं। कुल आवेश, कुल आवेश को Q से लिख दो। बात समझ आ रही है? Q बराबर होगा क्या? घर्षण से पूर्व, यहाँ चले आओ, इन दोनों आवेशों को जोड़ दो, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। Q1 पर आवेश कितना था? और Q2 पर कुल मिला के कितना आया? 0 आवेश। घर्षण के बाद देख लेते हैं। कुल आवेश, इसको आप Q डैश मान लो, दोनों आवेशों को जोड़ दो, क्योंकि आवेश की योज्यता आप सब ने पढ़ रखी है। आवेश क्या है? अदिश राशि है, इसको हम ऐसे ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 की वैल्यू बेटा प्लस n इंटू ई, और प्लस Q2 डैश की वैल्यू, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस n इंटू ई। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर कितना आया? तो चूंकि Q इज इक्वल टू Q डैश, इसका मतलब क्या हुआ? जितना घर्षण के पूर्व आवेश था उतना ही घर्षण के बाद भी आवेश है। तो यही तो हमारा सिद्धांत कहता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, अपितु एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो देखो, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग आवेश को भेजे हैं। बात समझ में आ रही है? आवेश को हम लोग उत्पन्न नहीं किए हैं, पहले भी 0 था और अब भी 0 ही है। कुल आवेश तो उतना ही रहेगा, बस हम लोग करते क्या है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश भेज देते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा था कि अगर कांच के छड़ को हम लोग रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। देखो, दोनों ही आवेशित हैं। तो यह जो घटना है, ये किस प्रकार, यह जो प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, वो किस प्रकार आवेश संरक्षण से सामंजस्य रखता है उसके नियम से। तो आप लोगों ने सीखा कि इस प्रकार से वो सामंजस्य रखता है। भले ही दोनों आवेशित हो गए हैं, आवेश उत्पन्न हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अलग से उत्पन्न हुआ। आपने क्या किया? आवेशों का स्थानांतरण किया है, बस। कुल मिला के जितना पहले आवेश थे उतना ही अब भी आवेश है। तो आपने ना तो आवेश को उत्पन्न किया और ना ही नष्ट। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, बहुविकल्पीय में भी आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन, एक तो इसका बहुत लॉन्ग मेथड है, जो वैल्यू दिया है सब कुछ रखते चले जाओ। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि अगर आपका 1 नंबर में आता है तब भी लगा के सॉल्व करो, बड़े क्वेश्चन आते हैं तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो कैसे लगाएंगे इसको हम लोग। इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना, आप ही लोगों से पूछूंगा सर के लिए। इसमें आपको 4 आवेश दिए हैं, QA, QB, QC और QD। बात समझ में आ रही है? और चारों आवेश एक वर्ग के शीर्ष पर यानी वर्टिक्स पर स्थित हैं। बात समझ में आ रही है? चारों के चारों आवेश वर्ग के कोने पर क्या हैं? स्थित।
वर्ग की भुजा दे दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? वर्ग की भुजा आपको कितनी दे दी गई, और वर्ग के मध्य केंद्र पर, यानी एक दूसरे के विकर्ण जहां पर काटते हैं, बात समझ में आ रही है, उस बिंदु पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। प्लस में शायद है, कितना है, प्लस में ना, हाँ, प्लस 1 माइक्रोकूलाम का आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। आपको बताना है कि उस 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर कुल मिला के कितना बल लग रहा है, कुल मिला के कितना बल लग रहा है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया है ना, कि एक वर्ग होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर होगी, ABCD नाम दे दो, तो QA QB QC और QD, ये आवेश क्या करेंगे हम, उसके ABCD कोनों पर स्थित करा देंगे, और वर्ग के केंद्र पर 1 + 1 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित कर देंगे। अब आपको बताना है 4 आवेश उसके कोने पर हैं, तो चारों आवेश उस पर बल तो लगा रहे होंगे, तो नेट बल कितना लग रहा है ये आपको बताना। सॉल्यूशन देखिए, चलो सबसे पहले तो आप एक वर्ग ले लीजिए इस तरीके से, फिगर से ही सारी चीजें आपको समझाऊंगा। ये हो गया, बातचीत नहीं करो, नाम दे दो इनको, ये A है, ये B, C और D। बात समझ में आ रही? तो इन पर आवेश भी स्थित होंगे, कैसे, QA, यहाँ पर कौन सा आवेश होगा, QA, और उसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम, कितना है, 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलाम। B पर QB और उसकी वैल्यू -5 माइक्रोकूलाम। C पर QC फिर 2 माइक्रोकूलाम, और QD फिर इस पर -5 माइक्रोकूलाम, कूलाम नहीं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आवेश स्थित है। अब वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश रख दिया जाएगा और उस पर पूछा गया है कि कितना बल लगेगा। तो वर्ग का केंद्र क्या होता है, उसके डायगोनल जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं, है ना। तो वर्ग में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, उनको आप दिखा दीजिए यहाँ पे। ये एक तो डायगोनल ये हो गया आपका DB, बात समझ में आ रही, और एक डायगोनल आपका ये हो गया AC। ये दोनों विकर्ण हो गए, एक दूसरे को इस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस बिंदु पे काट रहे हैं ना। यही क्या हुआ, इस वर्ग का केंद्र हो गया, और इसके केंद्र को हम लोग कुछ नाम दे देंगे, O मान लो, क्या मान लो, O है, आसानी हो गई है ना, O हो गया। यहाँ पर आवेश आप रख दो 1 माइक्रोकूलाम, जिसको कुछ नाम दे दो, जैसे इसको आपने QA QB QC दे रखी है, आसानी होगी, वहाँ पे माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। QO मान लो, कितना, QO मान लो कि इस पर जो आवेश है वो QO है, और उसकी वैल्यू कितनी बेटा, ठीक है आप मान लो है ना, लगने दो गार्ड। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन था आपका। अब पूछ रहा है, अब आप बताओ इस पर कितना बल लग रहा है, वही तो पूछ रहा है, लगने वाला बल कितना है। और एक चीज आपको दे दिया गया है कि इसकी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा कितनी है। हालांकि हम ऐसी विधि आपको बताने वाले हैं कि इनके डाटा का काम ही नहीं लगेगा, जितनी भी दे रखे हैं इन्होंने, है ना, कि ये 10 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, उसका काम ही नहीं लगेगा। अभी देखना, आसानी से आप लगा ले जाओ। ठीक, देखो कैसे, बस ये पता है कि वर्ग है, तो लिखेंगे यहाँ लैंग्वेज में, लिखेंगे चूंकि ABCD एक वर्ग है। क्या है बेटा, एक वर्ग, ठीक है। इसलिए ज्यामिति से मैं समझाता भी हूँ अभी, ज्यामिति से
ओ ए बराबर होगा ओ बी बराबर होगा ओ सी बराबर होगा ओ डी। और इसको बराबर कुछ मान लेंगे अभी हम लोग। पहले इस बात को समझो कैसे बराबर हो गया। देखो हमको काम क्या लगेगा, क्यों ये निकाल रहे हैं, हमसे यही तो पूछा है कि इस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो इस बिंदु पर जो आवेश रखा है क्यू, इस पर 4 बल लगेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने आवेश हैं, 4 आवेश हैं। चारों आवेश शीर्ष पर स्थित है। ये भी बल लगाएगा इस पर, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा। बात समझ आ रही? तो जब भी हम बल निकालते हैं तो ये तो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, लेकिन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी दोनों आवेश का काम लगेगा हमको और उनके बीच की दूरी का काम लगेगा, तभी तो उसका वर्क करेंगे। तो अगर हम बिंदु ए पर स्थित आवेश क्यू ए के कारण इस पर बल निकालेंगे तो एक तो आवेश हमको इसका काम लगेगा क्यू ए का, तो ये तो पता है। दूसरी चीज इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी का काम लगेगा, यानी ओ ए, ऐसे ओ बी, ओ सी और ओ डी, इसका आपको काम लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं पहले से, ठीक है, क्योंकि ये दूरी तो आपको दिया नहीं गया है, केवल बता दिया गया है उसका भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, उसका भी हमको कोई काम नहीं है। ठीक है, हम मान लेंगे कि ये बराबर, ये तो सबके बराबर है और वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। इसको मैंने क्या किया, ये तो बराबर है ज्यामिति से यहाँ तक, और मैंने इसको माना है कि ये चारों किसके बराबर है, आर के बराबर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बराबर कैसे हुए? क्योंकि ज्यामिति कहती है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट, यानी मध्य बिंदु पर काटते हैं। अच्छा, मान लो ये दोनों लाइन है, एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काट रही है। बात समझ में आ रही है? मध्य बिंदु पे काटने का मतलब ये हुआ एक दूसरे को आधा आधा विभाजित करती है, आधा आधा। अगर ये वाला जो ब्लैक मार्कर आपको दिख रहा है पेन को मध्य बिंदु पे काट रहा है, तो आधा पेन इधर है और आधा पेन, तो ये दोनों दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी, बताओ। और ये इसको दो भागों में बांटेगा क्योंकि मध्य बिंदु पे काटा है, तो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। और वर्ग का डायगोनल भी तो एक दूसरे के बराबर होता है, बताओ, होता है ना। तो इसके विकर्ण AC और BD बराबर होते हैं, पहले से हमको पता है ज्यामिति से। और जब काटेगा तो आधा आधा बांट देगा तो सबको, चारों को, तो सबकी दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ज्यामिति से लिख देंगे ये चारों क्या है, बराबर है। और किसके बराबर है, आर के बराबर। तो दूरी आपको मिल गई, आवेश आपको दिया है, अब आप चारों बल निकाल सकते हो, चारों बल निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, बिंदु ए के कारण O पर लगने वाला बल देख लेते हैं। बिंदु आवेश ए के कारण, बिंदु आवेश ए का मतलब क्यों, ये इसके कारण बिंदु O पर बल की डायरेक्शन क्या होगी। पहले हम पूरा डायरेक्शन देख लेंगे, क्योंकि आप जानते हो बल क्या है, सदिश राशि। अभी कुल बल जब हम लिखेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, तो वहाँ पर हमको जोड़ना होगा। जोड़ेंगे कैसे, सदिश नियम से ना, तो वहाँ पे दिशा की जरूरत होगी, दिशा निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये आवेश कैसा, धनात्मक है, और ये आवेश कैसा है, धनात्मक है ना। दोनों ही आवेश क्या है, धनात्मक है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं ना। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को दूर भगाएगा, और किस तरह से दूर भगाएगा, इधर। फिर दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी A और O के अनुदिश इधर की ओर बल लगेगा। चलो मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ, ये बल हो गया, और इस बल का नाम दे दो FA। क्या नाम दे दो, पता चल जाएगा बिंदु आवेश A के कारण लगा है। ठीक है, तो नाम दे देंगे इसको हम FA। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बिंदु आवेश C के कारण देखो, C भी कैसा है बेटा, धनात्मक। बिंदु आवेश O, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और मिलाने वाली रेखा के अनुदिश उनकी दिशा होगी। जो बल लगा रहे हैं मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी, यानी जो QC है वो इस पर बल लगाएगा इधर की ओर, और बल बराबर ही होगा। अभी मैं प्रूफ करवा रहा हूँ। ये तो उतनी ही लंबाई भी ले लेंगे, इसको क्या नाम दे देंगे, FC। बात समझ में आ रही है?
कोई डाउट है? ओके, अब बी और डी बचा है, इसको भी इसी समय सॉल्व कर लो। बिंदु आवेश बी कैसा प्रकृति रखता है? माइनस का, ये माइनस है और ये तो विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं, यानी ये बिंदु आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो अपनी ओर खींचेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। ओके, चेंज कर दो कलर भी। ठीक है, इस वाले का परिमाण अलग होगा क्योंकि आवेश अलग है ना, तो उसके बराबर हम इसको नहीं रखेंगे। चलो, इस बल को नाम दे दो एफ बी। एफ बिंदु आवेश बी के कारण ऊपर बल लग रहा है। अब केवल एक आवेश बचा है क्यू डी, ये कैसा प्रकृति रखता है? माइनस का ना, समझ में तो आ रहा है कि जबरदस्ती हाँ हाँ कर रहे हो, तो माइनस, माइनस वाला प्लस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी प्रशांत ये वाला आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा और मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो आप एक काम करिए, और इतना ही परिमाण आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए यही आप कॉपी कर लो। इसको नाम दे देंगे हम लोग एफ डी। सारे बल की डायरेक्शन आपको मिल गई। अब दो दो बल देखो विपरीत दिशा में है, एफ सी और एफ ए, है ना। और हमारा सदिश नियम क्या कहता है जोड़ते समय? अगर सदिश राशियां विपरीत दिशा में हैं तो उनका परिणामी हम लोग कैसे निकालते हैं? उनके परिमाण को घटा देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो विपरीत दिशा में है उनको सॉल्व कर लो, इसको और इसको सॉल्व कर लो, इसको और इसको सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में जो आते हैं सबको जोड़ देंगे। लास्ट में जो आते हैं तो जोड़ देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, एफ ए एंड एफ सी के परिमाण, बातचीत नहीं बेटा, परिमाण का परिणामी का परिमाण। चलो ध्यान देंगे, इसको क्या मान लो? F1 मान लिया जाए, F1 मान लिया जाए ना, मान। चलो ये F1 हो गया, ठीक है। FA और FC क्या है? विपरीत दिशा में है, बोलो। FA और FC विपरीत दिशा में है, इनको घटा दो। अब घटाने में हमको ध्यान रखना है जो बड़ा हो उसमें से घटाते हैं, और यहाँ दोनों ही बराबर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, FA इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू होगा क्या? देखो बल क्या होता है? K इंटू K तो कांस्टेंट हो गया ना, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ अगर A के कारण देख रहे हो तो Q1 कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना होगा? 1 माइक्रोकूलम, है ना। और बटे R स्क्वायर का मतलब R ही है ये, इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे होगा क्या? Q1 की जगह कितना होगा बेटा? 2 माइक्रोकूलम। Q2 की जगह, और इनके बीच की दूरी, अब यही C के कारण भी देखो वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 1 माइक्रोकूलम, बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर। सेम है कि नहीं है? तो दोनों ही बल बराबर है कि नहीं है? बराबर है ना। तो इसको आप एक लाइन में लिख के रफा दफा कर सकते थे कि दोनों बल बराबर व विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बात समझ आ रही है? ऐसे यहाँ भी लिख देंगे, और फिर परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। तो कहो तो डायरेक्ट लिख दो, है ना, लिख दें। अच्छा ऐसे लिखें, ठीक है। तो ये दोनों ही बराबर हैं, समझ गए ना। अगर दोनों ही बराबर है तो चाहे जिसमें से चाहे जिसको घटाओ, FA माइनस FC, और बराबर चीज़ों को घटाओगे तो देखो इनका परिणामी क्या आया, यानी एक दूसरे को निरस्त कर दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं FB और FD को, ये दोनों बल खत्म हो गए। अब बिंदु आवेश ऊपर कितने बल लग रहे हैं? केवल 2, FB और FD लिखेंगे। एंड FB एंड FD के परिणामी
का परिमाण। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप F2 मान लो। क्या मान लो? F2 मान लो। F2 की वैल्यू क्या होगी? ये दोनों विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में है तो हमारा सदिश योग त्रिभुज नियम या फिर चतुर्भुज नियम क्या कहता है? घटा दो, इनके परिमाण को घटा दो। तो हम इनके परिमाण को घटाते समय ध्यान रखेंगे बड़े में से छोटे को घटाएंगे, दोनों ही बराबर है। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कैसे। चूँकि आप देखोगे FB का भी कैलकुलेशन करके या फिर आप FD का भी कैलकुलेशन करके, तो आपको मिलेगा क्या? परिमाण देख रहे हैं ना, हालांकि दोनों का साइन एक ही है। Q1, अच्छा पहले K लिख दो। क्या लिख दो? Q1 की जगह 5 माइक्रो और गुणे Q2 की जगह 1 बटे इन दोनों के बीच की दूरी R का वर्ग। अब QD के लिए भी देखो तो Q1 की वैल्यू 5, Q2 की वैल्यू, इनके बीच की दूरी सेम है ना, यानी दोनों ही बल बराबर हैं, तो बराबर है भैया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। और बराबर चीज़ों को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। तो FV माइनस FD इज इक्वल टू, लो भैया F2 भी कितने हो गए? अब बताओ इस पर कितना बल लग रहा है? कुछ बल नहीं लग रहा ना, तो लिखेंगे अतः डायरेक्टली जो अस्पष्ट है QO का मतलब 1 माइक्रो कूलाम है ना, पर नेट बल 0 है। ठीक है बेटा, बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इसका सलूशन एकदम क्लियर है ना, और छोटा सा भी है। बस आप इतना जान जाओ तो आप 1 मिनट में कर सकते हो इसको, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप देख के ही सवाल सॉल्व कर दोगे कि हाँ बराबर है, विपरीत है, खत्म, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, नेट बल 0। ठीक ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? आगे चलें। अंकित चलें, इसको बंद करो। चलो अगला क्वेश्चन। चलो इसको तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। वैद्युत बल रेखाओं के जब हम लोग गुण पढ़ रहे थे या वैद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे थे तो उसको हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं। फिर भी चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। देखो ये पहले चैप्टर का 7वां क्वेश्चन है और इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो ए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? समझाता हूं। आपसे कह रहा है कि जो आप बल रेखाएं पढ़े हो वो हमेशा सतत क्यों होती, कंटिन्यूअस क्यों होती है, बीच में ऐसे ब्रेक क्यों नहीं होती है, यहाँ हटा हो फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ऐसे डॉटेड क्यों नहीं हो सकती? बात समझ में आ रही है? ये आपसे पूछ रहा है कि एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? इसका लॉजिक बताओ। तो इसका लॉजिक इसके परिभाषा में ही छिपा है। हम लोग बोलते क्या हैं? हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हम कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश छोड़ दें गति करने के लिए, तो जैसे जैसे गति करेगा उसके मार्ग को हम लोग क्या करते जाएंगे? ट्रेस करते जाएंगे। वही क्या होगा? उसका वैद्युत बल रेखा होगा। तो अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई एक Q0 परीक्षण आवेश जो कि स्वतंत्र है, पृथक्कृत है, इसको छोड़ रहे हैं। अब ये ऐसे ही तो चलेगा, कहीं भी जाएगा, मान लो ऐसे ही तो चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से गायब हुआ और यहाँ प्रकट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं है। अगर वैद्युत बल रेखा टूट रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो गया, फिर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ हो गया। बात समझ में आ रही है? और आवेश यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। तो ये तो उसमें होते हैं, मूवी में होते हैं ना, गायब हो गया वहाँ गया। यहाँ पे ऐसा बालवीर है। अच्छा, लेकिन साइंस नहीं मानता कि भाई बालवीर का यहाँ कुछ काम चलेगा, है ना। यहाँ पे हमारी थियरी यही कहती है कि जैसे जैसे आवेश चलता जाएगा हम उसके मार्ग को क्या करेंगे? ऐसे मार्क कर लेंगे, और यही क्या होगा? वैद्युत बल। ये स्मूथ कर्व होता है। बात समझ में आई? तो ये नहीं टूट सकती, क्यों पूछा है ना, क्यों? तो आप बताओगे क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखा टूटती है इसका मतलब ये है
कि आवेश जो स्वतंत्र आवेश था वो एकाएक उस स्थान से हटके दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं ना? तो पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा वाला तो मैंने लिखवा रखा है पहले से। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये आपसे पूछा है। तो इसका लॉजिक तो सब लोग जानते हो, क्योंकि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके इंटरसेक्ट पॉइंट पे यानी कटान बिंदु पे जहां पर काट रही हैं, इस बिंदु पर दो दो स्पर्शी खींची जा सकती है, दो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो अब एक स्पर्श रेखा व्हाइट वाले लाइन का खींच दे रहे हैं। स्पर्श का मतलब यहाँ पे केवल ऐसे स्पर्श करके जाए, बस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो काटेगा नहीं। चलो, और इधर की तरफ क्यों खींचे? हम इधर की तरफ तो भी स्पर्श खींच सकते थे। तो आपको बताना होगा कि वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना? ये डायरेक्शन है, इसलिए हम इधर की ओर खींच रहे हैं। अगर इधर की ओर डायरेक्शन होती तो बल वो स्पर्शी इधर की ओर खींचते, ठीक है? तो एक तो व्हाइट वाले के लिए स्पर्शी खींच दिए, एक येलो वाले के लिए खींचो। इसके लिए हम लोग अगर स्पर्शी खींचे ये, देखो उसके इंटरसेक्ट पॉइंट पे यानी कटान बिंदु पे हम लोग दो दो स्पर्शियां खींच सकते हैं। ये इंटरसेक्ट पॉइंट था। स्पर्शी बताती क्या है? हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ रखे हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अगर यहाँ पर कोई हम धन परीक्षण आवेश रख दें Q0, ठीक है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी अगर हम स्पर्शी खींचे तो। अगर कोई धन परीक्षण आवेश इस बिंदु पे रखा है तो इस पर तो दो दो स्पर्शियां खींचे हो, यानी कि दो दो बल की दिशाएं होंगी, ये भी और ये भी। तो बोलेंगे जो कि असंभव है। ये कैसे संभव हो सकता है कि इस पर दो दो बल लग रहे हैं और ये दोनों दिशाओं में जाएगा? बात समझ में आ रही है? नहीं ना? तो लिखेंगे जो कि असंभव है। इसलिए बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका। आपसे कोई पूछे कि दो बल रेखाएं क्यों नहीं काटती, तो आप बताओगे अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उसके कटान बिंदु पर हम लोग दो दो स्पर्शी खींच सकते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर, ध्यान रखना मैं ऋण आवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि धन आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है ना? और ऋण आवेश पर अगर बल लगा है तो विपरीत दिशा में होता है। माइनस का चिन्ह ही बता देता है विपरीत, ठीक ना? तो ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और एक ही बिंदु पर एक ही परीक्षण आवेश पर दो दो बल की दिशाएं कैसे हो सकती हैं? पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? अगर मान लो ये बल, ये आवेश इधर की ओर गया तो फिर इधर की ओर बल रेखा कैसे खींची? ठीक है ना? या इधर की ओर गया तो उधर की ओर बल रेखा कैसे खींची? और दोनों दिशाओं में तो एक साथ जा नहीं सकता, ठीक ना? इसीलिए लिखा गया जो कि असंभव। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ना? क्लियर है एकदम? ठीक। प्रशांत तुम बात कर रहे थे इसलिए पूछ रहे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से समझो। टाइम बताओ कितना हो रहा है? हो जाएगा, ध्यान दो। आपको दिया है दो बिंदु आवेश QA और QB। एक पर 3 माइक्रोकूलम है, दूसरे पर -3 माइक्रोकूलम। और कहा गया निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अरे ये तो वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखो। 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, समान आवेश, विपरीत प्रकार के, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है ना? ये डाइपोल बनाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है हम लोगों से। फिर कह रहा है आपसे दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा?
दोनों आवेश आपको 3 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम दिया है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। तो मध्य बिंदु का मतलब प्रत्येक आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, बीच में, उस पर हम लोगों को बताना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलो बताएंगे अभी। फिर आपसे कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, इस बिंदु का मतलब मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, यानी उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर कितना बल लगा है। 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको समझते हैं पहले फिगर से, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। दो बिंदु आवेश ले लीजिए, एक ये है और दूसरा, ठीक है। इसको कहा है क्यू ए, क्या है, क्यू ए, क्यू ए की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कहा है क्यू बी है, क्यू बी की वैल्यू बेटा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी, इनके बीच की दूरी हम लोग r मान लेंगे और r की वैल्यू आपको दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, अभी नीचे लिख लेंगे। हाँ, इसको आप a और इसको आप b, आप जैसा कहो, आप 2r भी मान सकते हो, है ना, तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। 2r मान लें, 1r, ठीक है। चलो 2r मान ले, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2r, ठीक है ना। तो इनके मध्य बिंदु की ही बात हो रही है, तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पहले आप बना लो, ये हो गया इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। और मध्य बिंदु इनका यहाँ कहीं होगा, बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु ये हो गए। तो अगर पूरी दूरी r है, मध्य बिंदु को क्या माना है, o माना है, o लिख देते हैं यहाँ, इसको हटाइए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल रहा है पूरी दूरी 2r, और ये भी पता चल रहा है बिंदु क्या है मध्य बिंदु, क्योंकि यहाँ से r दूरी पर और यहाँ से भी r, ठीक है ना। तो इसी बिंदु O पर आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, और बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे और देखेंगे इस पर कितना बल लगेगा। डाटा लिखते हैं पहले, ध्यान देंगे। क्यू ए कितना था 3 माइक्रोकूलम था, कितना था, हम बेटा जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो क्यू ए इज इक्वल टू 3, जहाँ पे माइक्रोकूलम लिखा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे -6 कूलम, ठीक है बात। अच्छा क्यू बी देखते हैं, -3 माइक्रोकूलम था, माइक्रोकूलम की जगह पर क्या लिखेंगे 10⁻⁶, ये हो गया। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2r, कितनी है 2r, इसकी इनके बीच की दूरी कितनी दी थी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, हमको r की वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर होगी। अच्छा बट हम लोग एक चीज़ जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, वैल्यू पुट कर दो, लिखेंगे r बराबर 10 गुणे, जहाँ सेंटीमीटर था वहाँ पे -2 मीटर। जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना, अभी तो जो दिया है वही लिख रहा हूँ, कुछ नया काम नहीं किया ना, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर लो तो आसानी हो जाएगी। आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ती हैं, इसकी घात कितनी है और उसकी घात -2, तो -2 + 1, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए r की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻, बड़ी संख्या का चिन्ह -2 में से एक जाएगा 1 मीटर। चलो r की वैल्यू इतनी हो गई, और क्यू बी की वैल्यू ये है आपका, क्यू ए की वैल्यू ये, बस इतना ही आपको काम लगेगा, ठीक है बेटा। सॉल्व करें, आपसे पूछा है कुल मिला के बिंदु O पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो आप बताओ कुल मिला के इस पर कितने वैद्युत क्षेत्र लग रहे होंगे, कितने वैद्युत क्षेत्र हो सकते हैं यहाँ पे,
बोलो। तो आप बता सकते हो दो दो वैद्युत क्षेत्र हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, क्यू ए और, तो जब दो बिंदु आवेश हैं तो दो वैद्युत क्षेत्र होगा, तीन बिंदु आवेश होते तो तीन वैद्युत क्षेत्र होता, चार होते तो चार, फिर बाद में हम लोग उनको सॉल्व करते। ठीक है ना। तो पहले तो आप निकालिए क्यू ए के कारण बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र, फिर क्यू बी के कारण बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालते हैं। लिखेंगे क्यू ए के कारण ओ पर क्षेत्र, शॉर्ट में लिखा हूं। अब क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र है ना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्यतः हम लोग वैद्युत क्षेत्र ही बोल देते हैं। ठीक है, तो क्यू ए के कारण ओ पर क्षेत्र, क्यू ए ये है, इसके कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। इसको क्या मान लें, ई ए मान लें, ई ए मान लो, आसानी होगी सॉल्व करने में। चलो ई ए मान लिया गया, ई ए बराबर, फार्मूला हमारा क्या होता है आप सब जानते हो, कोई बिंदु आवेश क्यू है और इससे r दूरी पर आपसे कोई पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो अगर निर्वात अथवा वायु में है, जो कि यहाँ बताया है निर्वात में है ना, निर्वात के लिए कैपिटल के का मान 1 होता है, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो अगर ऐसा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ये हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा, और इनटू जिस आवेश के कारण हम लोग ज्ञात कर रहे हैं वो आवेश ले लेंगे। तो बताओ किस आवेश के कारण ज्ञात करें, कैपिटल क्यू ले लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी तो आर स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता था हमारा बिंदु आवेश के कारण। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्यू ए के कारण ओ पर ज्ञात कर रहे हो, तो ई ए इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 1/4 पाई, और निर्वात में है तो के का मान 1। अब कौन सा आवेश लेंगे, जिस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हो, तो क्यू ए लोगे, क्या लोगे, क्यू ए बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग कितना है, ओ ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हो जानने के लिए, है ना। वैसे आप जानते हो, आपको रट जाएगा धीरे धीरे, ये फार्मूला है ना, बार बार आप यूज करोगे। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दें। तो इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इनटू, कुछ मत करो, इसको ऐसे छोड़ दो, सब एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर बात। अब क्यू बी के कारण ज्ञात करो, जितना छोटा कर पाओ करो, क्यू बी के कारण ओ पर क्षेत्र, चलो निकालते हैं। इसको क्या मान लें, ई भी मान ले रहे हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो आवेश जिसके कारण आप ज्ञात कर रहे हो, किस आवेश के कारण, क्यू बी के कारण, चलो क्यू बी बटे बिंदु ओ और बी के बीच की दूरी आर, आर का स्क्वायर, इसको बना लो आप सेकेंड। अब ये सदिश राशियां हैं, हम इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते, हमको चाहिए होगी दिशा। तो दिशा कौन बताएगा, सबसे पहले आप बताओ। क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए है, उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली, इसके कारण इस बिंदु पर ए ओ की ओर क्यों होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए होगा, है ना। बोलो, आप बताओ, आप बताओ बेटा। हाँ, ओ से ए की ओर है ना, इधर की ओर होगा, गुड गर्ल, लेकिन गलत बताइए, आप बताओ उधर से। अबे ये बता रहे हैं, ये का मतलब क्यू ए के कारण ओ पर, क्यू ए के कारण ओ पर, हाँ अच्छा प्लस एक कूलम रखेंगे, हाँ तुम जानते तो सही हो, लेकिन लैंग्वेज आपका होना चाहिए ए ओ की ओर, ए ओ की ओर, है ना। ठीक है, ये सही बताया। आप कह रहे थे इसलिए नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब भी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं प्लस एक कूलम। हाँ तो ये आप याद रखो हमेशा, है ना, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्लस एक कूलम रखोगे तो आप सबको पता है
कि ये प्लस, ये भी प्लस है ना, प्लस प्लस को क्या करेगा, दूर करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और मिलाने वाली रेखा के अनुदेश। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है वो कुछ ऐसे होगी। बात समझ में आ गई? ये रहेगा आपका क्या, ई, हाँ वेक्टर ई, ठीक है ना। आपने डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब ईवी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना फिर तुम ही बताओगी। हाँ, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, बोलो। बी ओ की ओर, यानी इधर की ओर। पहले ध्यान से देखो इसका नेचर कैसा है। तो ये दूर क्यों भगाएगा, थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है ना, और सो के मत आया करो पढ़ने। चलो ध्यान दो बेटा, इस बिंदु पे हमको क्या करना है, प्लस 1 कूलम रखना है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला प्लस वाले को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, फिर ओबी की ओर होगा, ठीक है ना। तो ओबी की ओर ही होगा। हाँ, सोचना चाहिए। चलो देखते हैं, इधर भी कलर मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा। दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते, बस दोनों एक ही दिशा में होंगे। और इसकी वैल्यू कितनी है, चलो ई बी और ई ए एक ही। अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो आप जानते हैं इनके साथ क्या करना है, जोड़ना है ना, ठीक है। लिख देंगे ना, बिंदु ओ पर, यहाँ पूरा लैंग्वेज लिख दो, बिंदु ओ पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, हम लोग केवल परिमाण लिख रहे हैं ना, इसको ई मान लें, और ई बराबर होगा क्या, ई ए प्लस ई बी। वेक्टर क्यों लिख रहे हो जब परिमाण लिख रहे हो, है ना। परिमाण का मतलब कितना मात्रा में वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बस। और डायरेक्शन भी अभी बाद में लिख दूंगा किधर की ओर होगा, जब दोनों इधर की ओर है तो इधर की ओर वो भी होगा, ठीक है ना। चलो वैल्यू लिखेंगे सबकी। तो ई ए की वैल्यू ध्यान से देखो, क्यू अपान आर स्क्वायर, और ई बी की वैल्यू भी 1/4πε0 क्यू बी अपान आर स्क्वायर। क्यू ए और क्यू बी केवल डिफरेंस है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्यू ए और क्यू बी दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर हो गया ना। चलो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि क्यू ए बराबर, जब हम परिमाण निकालेंगे तो हमको माइनस और प्लस से कोई मतलब, माइनस और प्लस केवल डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज किए हैं। हाँ, तो परिमाण, अगर हम लोग केवल परिमाण देख रहे हैं तो क्यू ए माड ऑफ क्यू ए बराबर होगा माड ऑफ, और दोनों ही किसके बराबर बेटा, 3 × 10⁻⁻6 पूरा। माड का मतलब क्या है, निरपेक्ष मान, हमको माइनस प्लस से नहीं मतलब, उसकी मात्रा कितनी, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब क्यू ए और क्यू बी दोनों बराबर है तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, ई ए और ई बी दोनों बराबर है। तो चूंकि इतना बराबर इतना, इसलिए ई ए बराबर है ई बी। तो आप ई ए की जगह ए बी लिख दो, चाहे ए बी की जगह ई ए लिख दो। और अगर ऐसा आपने किया तो ई ए और ई ए क्या हो जाएगा, 2E। आसान हो गया, हमको वहाँ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए E बराबर 2 × इक्वेशन फर्स्ट से E की वैल्यू रख दो, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, क्यू ए की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 बटे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 10⁻⁻1 और इसका स्क्वायर, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 9 दूनी, एक काम करो, 9 × 27, 27 × 54, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। सबका गुणा हो गया। अब 10 की घात को सॉल्व करते हैं, तो गुणे 10 की घात 9 और 10 की घात -6 था, आधार समानों गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ेंगे
अगर यहाँ प्लस लगा के भी माइनस लिखते हैं तब भी माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे -6। और हर में देखो क्या लिखा है 10 की घात -1 और फिर उसकी पावर लगी है 2, घात की घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 एक कम 2, 10 की घात -2 ये हर में है, अंश में ले जाओगे तो 10 की घात +2 और इसमें जोड़ दो +2 क्योंकि आधार समान ही रहेगा। ठीक है, सॉल्व करिए। 54 इंटू 10 टू दी पावर 9 2 11, या 9 में से 6 जाएगा 3 3 2। देखो वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग जब भी लिखते हैं आंसर, आप लोग ज़्यादातर पाओगे, होता क्या है कि सामान्यतः हम लोग बाईं ओर से एक अशून्य अंक के बाद दशमलव लगा के लिखते हैं। बाईं ओर का मतलब इधर 5 से एक अशून्य अंक यानी सामने शून्य ना हो उसके बाद 0 लगाते हैं, यानी कि 5 के जीरो नहीं दशमलव लगाते हैं, यानी 5 के बाद दशमलव लगा के हमको आंसर लिखना होता है, ये सही माना जाता है। तो 5.4 करना है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 2 दशमलव मान सकते हो ना, 0.0। अगर हम कहें कि यहाँ पे आप 0.0 मान लो तो आपका क्या चला जाएगा, हाँ जब उधर जाएगा तब की बात है, अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दशमलव के बाद चाहे जितना 0 बढ़ाओ, हमको दशमलव लाना कहाँ है 4 के पहले यानी 5 के बाद, तो एक अंक बाईं और दशमलव ले लाएंगे तो 5.4 इंटू 10 टू दी पावर। आप जानते हो दशमलव को जब भी बाईं ओर लाते हैं 10 टू दी पावर प्लस होता है, कितना था 5 पहले से था, प्लस कर दो, और कितने अंक लाए, एक अंक लाए ना, तो 1 प्लस कर दो। अब सॉल्व कर लो, तो इसलिए उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर कितना बेटा 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 5 और 1 6। इसका मात्रक बताओ, आप बताओ, हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप बताओ कितना, कहाँ पढ़ी, अच्छा ये तो आप लोगों ने जरूर पढ़ रखा है ना, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से पढ़ रखा है ना, तो अगर मैं इसका मात्रक पूछ रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, कूलाम का हाथ ही होगा, आवेश में कूलाम होगा, तो न्यूटन पर कूलाम, इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, न्यूटन प्रति इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात समझ में आ रही है। तो इस बिंदु पर जो कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलाम